कि अगर हम यही स्टडी कर रहे इसी मेथड से तो हमें टोटल 2 पॉइंट्स में ये चैप्टर में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मैथमेटिकल स्टेप्स है। नंबर 1, मैकेनिज्म ऑफ एब्सॉर्प्शन एंड सेकेंड पॉइंट होगा फ्रुंडलिच आइसोथर्म। तो मैं अभी फ्रुंडलिच आइसोथर्म अभी नहीं ले रहा हूँ, उसके बाद का टॉपिक आपको स्टार्ट करने वाला हूँ। मैकेनिज्म ऑफ एब्सॉर्प्शन एंड फ्रुंडलिच आइसोथर्म वो मैं बोर्ड के सामने बना दूंगा और वही वीडियो लास्ट में हम रख देंगे, राइट। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ये टॉपिक है गिव एक्सप्लेनेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एब्सॉर्प्शन। गिव एक्सप्लेनेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एब्सॉर्प्शन मतलब वो कहाँ कहाँ पर हम यूज़ करते हैं वो बता रहे हैं। देखो, नंबर 1, phenomenon of absorption, find a number of application importance ones are listed here. Number 1, production of high vacuum. The remaining trace of air can be absorbed by charcoal from a vessel evacuated by a vacuum pump to give a very high vacuum. Second, सिर्फ ये याद रखने वाली चीज़ है गैस मास्क। तो गैस मास्क, अभी मास्क की डिस्कशन ज़्यादा हो रही है कि मास्क क्या काम आएगा। तो अ डिवाइस विच कंसिस्ट ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल और मिक्सचर ऑफ एड्जॉर्बेंट ये गैसियस मॉलिक्यूल को क्या करेगा, एड्जॉर्ब करेगा, इज यूजुअली यूज फॉर ब्रीथिंग इन कोल माइंस टू एड्जॉर्ब पॉइजनियस गैस। मतलब कहाँ पर यूज़ होता है, जहाँ पर ये गैस, क्लोरीन गैस में भी हम ये गैस मास्क यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर क्लोरीन गैस ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो वहाँ पर भी हम ये गैस मास्क यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी मतलब जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि जहाँ पर मॉइस्चर ज़्यादा है वो हम बॉटल लाते हैं प्लास्टिक के नए, या तो कुछ भी प्लास्टिक वेसल्स लाते हैं, तो उसमें जो मॉइस्चर सोखने के लिए जो चीज़ यूज होती है उसे बोलते हैं हम सिलिका या तो एल्यूमिना। सेम हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स जो घर में जो है इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन में उसके सर्किट के अंदर भी एल्यूमिना जेल होता है, तो वो क्या करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर्स फ्रॉम सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन में से अगर कलर रिमूव करना है तो ये यूज़ करेंगे। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि हमारा शुगर केन है, उसका जो रस आता है वो ग्रीन इज येलो कलर होता है, लेकिन जो हम शुगर खा रहे हैं राइट, तो उसमें से वो ग्रीन कलर क्या होता है, रिमूव कर देते हैं। तो वहाँ पर ये यूज़ होता है एब्सॉर्प्शन मतलब रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर्स। उसके बाद हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट क्या वर्क करता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है। तो सारे कैटालिटिक प्रोसेस वो है एब्सॉर्प्शन थ्योरी के ऊपर ही डिपेंड करता है। सारे कैटालिटिक प्रोसेस वो एब्सॉर्प्शन के ऊपर ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखो, सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस मतलब इनर्ट गैस सेपरेशन करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। ड्यू टू द डिफरेंस इन डिग्री ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ अ गैस बाय चारकोल, अ मिक्सिंग ऑफ नोबल गैस कैन बी सेपरेटेड बाय एब्सॉर्प्शन ऑन कोकोनट चारकोल एट डिफरेंट टेम्परेचर। मतलब ये एब्सॉर्प्शन बहुत जगह पर हम यूज़ करते हैं, यहाँ पर वो हमें स्टडी करना है। नेक्स्ट, in curing disease, a number of drugs are used to kill germs by getting adsorbed on them। मतलब मैं बता रहा हूँ, हम कोई भी ड्रग लेते हैं तो वो सिर्फ किसे किल करता है, जिसके लिए वो ड्रग बनाया है हमने उसको ही सिर्फ किल करता है, उसके अलावा किसी के ऊपर इफेक्ट नहीं करता है। तो ये क्योरिंग डिसीज हो गए। उसके बाद फ्लोटेशन प्रोसेस, अ लो ग्रेड सल्फाइड और इज कॉन्सेंट्रेटेड बाय सेपरेशन it from silica and other earth matter by this method using phenol and frothing agent, right। तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, एब्सॉर्प्शन इंडिकेटर्स, तो एब्सॉर्प्शन कितना हुआ वहाँ पर भी हम इंडिकेटर में यूज़ कर सकते हैं।
तो ये हो गए उसके सारे एप्लीकेशंस। एंड लास्ट एप्लीकेशन क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस। इसके लिए हमें ज़्यादा डिस्कशन करना है। मेनली 3 टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, ग्लास क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड गैस क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी क्या करता है, ये सारे लेयर्स को सेपरेट करता है, उसे बोलते हैं हम क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस, राइट। वो हम जब आगे स्टडी करोगे केमिस्ट्री में तो वहाँ पर ये क्रोमेटोग्राफी के एक्चुअल में प्रैक्टिकल होंगे। यहाँ पर वो सारे प्रैक्टिकल्स नहीं दिए हैं, सिर्फ आपको समझना है कि क्रोमेटोग्राफी। तो ये क्रोमेटोग्राफी हम आगे भी स्टडी करेंगे डिटेल में। नेक्स्ट, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट कैटालिसिस एंड एक्सप्लेन अबाउट प्रमोटर्स। आप बताओ कैटालिसिस किसे बोलेंगे हम। कैटालिसिस मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है, मतलब जो रिएक्शन 1 डे में ख़त्म होना चाहिए वो रिएक्शन इजीली ख़त्म करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कैटालिस्ट। कैटालिस्ट साथ में क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करता है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है वो मैं केमिकल काइनेटिक चैप्टर में आपको डिटेल में समझाऊंगा। और प्रमोटर्स जो कैटालिस्ट को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, तो वो भी हम फटाफट स्टडी करते हैं। A potassium chlorate when heated strongly decompose, slowly giving dioxygen. The decomposition occurs in the temperature range of 653 to 873 Kelvin. Okay. Reaction given KClO3 will gives KCl plus O2, मतलब डाइऑक्सीजन क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया at 653 Kelvin to 873 Kelvin. यहाँ पर however when a little of magnesium dioxide is added, the decomposition takes a place at considerable lower temperature range। मतलब अगर आप मैग्नीशियम डाइऑक्साइड ऐड करते हो ये रिएक्शन में तो वो 473 टू 633 केल्विन के अंदर हो जाता है। द एडेड मैग्नीशियम डाइऑक्साइड रिमेनिंग अनचेंज विथ रिस्पेक्ट टू इट्स मास एंड कंपोजिशन, मतलब वो अनचेंज रहता है। In a similar manner, the rate of number of chemical reaction can be altered by the more presence of foreign substance, मतलब substance की presence में। The systematic study of the effect of various foreign substance on the rate of chemical reactions was first made by Berzelius in 1835. He suggested the term catalyst for such a substance which accelerate the rate of chemical reaction and themselves remaining chemically and quantitatively unchanged after the reaction are known as catalyst, and the phenomenon is known as catalysis process। जिसमें कैटालिस्ट यूज करते हैं वो है कैटालिसिस प्रोसेस। मैं आपको सिंपली वर्ड समझा देता हूँ। जो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है, केमिकल रिएक्शन फास्ट करता है, उसे बोलते हैं हम कैटालिस्ट। और कैटालिस्ट को जो हेल्प करता है केमिकल रिएक्शन में उसे बोलते हैं हम प्रमोटर्स। नेक्स्ट, प्रमोटर्स एंड पॉइजन्स। प्रमोटर्स आर सब्सटेंस दैट enhance the activity of a catalyst while poisonous decrease, मतलब वो कैटालिटिक एक्टिविटी को क्या करता है, इंक्रीज, बढ़ावा देता है। एंड जो पॉइजन है वो डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट। जो पॉइजन है वो क्या करता है, उसे डिक्रीज करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं, हमने सुना होगा किस्सा कि शायद आउट ऑफ डेट ड्रग अगर किसी ने ले लिया तो उसको क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। आउट ऑफ डेट अगर ड्रग्स किसी ने ले लिया, कोई दवाई ले ली तो उसे क्या हो जाता है, इन्फेक्शन। तो ये क्या हुआ, कैटालिटिक पॉइजन। क्या हुआ, कैटालिटिक पॉइजन। मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन था उसे सपोर्ट करने की बजाय वो उसे क्या करता है, रेजिस्ट करता है, तो वो हो गया पॉइजन। फॉर एग्जाम्पल, इन हेबर प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, मॉलिब्डेनम एक्ट एज अ प्रमोटर फॉर आयन विच इज यूज एज अ कैटालिस्ट। मैं आपको ये रिएक्शन बता देता हूं। N2 + 3H2 विल गिव्स NH3। ये है हेबर प्रोसेस इन प्रेजेंस ऑफ Fe, 573 केल्विन टेम्परेचर एंड 200 या तो 300 बार प्रेशर, राइट। तो इसमें जो हम Fe यूज करते, Fe पाउडर यूज करते, वो कैटालिस्ट है। बट कैटालिस्ट को सपोर्ट कौन करता है, मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम वो प्रमोटर्स हो जाता है, मतलब कैटालिस्ट को क्या करता है, सपोर्ट करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रमोटर्स, राइट। मतलब अगेन
कैटालिसिस क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है। जिस रिएक्शन में कैटालिस्ट यूज हो जाता है उसे बोलते हैं हम कैटालिटिक प्रोसेस। अभी कैटालिस्ट को जो सपोर्ट करेगा, कैटालिस्ट को जो फॉरेन सब्सटेंस सपोर्ट करता है तो उसे बोलते हैं हम प्रमोटर्स। क्या बोलते हैं, प्रमोटर्स। एंड अगर कैटालिटिक प्रोसेस को रेजिस्ट करता है तो उसे बोलते हैं हम पॉइजन, कैटालिटिक पॉइजन। बोलो क्लियर, कैटालिटिक पॉइजन। नेक्स्ट पॉइंट, रिएक्शन गिवन N2 plus 3H2 in presence of Fe gives NH3. Fe act as catalyst and now here MO act as promoters. Next point, homogeneous catalyst and heterogeneous catalyst. What is the difference between homogeneous and heterogeneous? हमने शायद आगे होमोजीनियस सॉल्यूशन, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन ये सब तो पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर मैं जो क्लियर करवाना चाहता हूँ वो समझ लो आप कि होमोजीनियस क्या है और हेट्रोजीनियस क्या है। मैं बता रहा हूं, जो रिएक्शन कैटालिटिक प्रोसेस में रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट ऑल आर इन सेम फेज इज कॉल्ड होमोजीनियस कैटालिस्ट। आई रिपीट, रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट, जो सारे रिएक्टेंट है और जो सारे कैटालिस्ट है वो एक ही फेज में होंगे तो उसे हम बोलते हैं होमोजीनियस कैटालिस्ट। और अगर रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट इसमें से किसी का भी अगर फेज चेंज हो जाता है तो उसे बोलते हैं हम हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। समझ में आ रहा है? होमोजीनियस किसे बोलेंगे? जिसमें रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट सबके फेज सेम हो जाए, सबके फेज सेम हो जाए, मतलब सब में स्टेट अगर सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, तो सबके फेज अगर सेम है तो उसे बोलते हैं हम होमोजीनियस कैटालिस्ट। एंड अगर सब में से किसी एक का भी अगर फेज चेंज हो जाता है तो उसे बोलते हैं हम हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। समझ में आ रहा है? तभी यस बोलना है। समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि सर ये वाला मुझे समझ में नहीं आया, तो वो वाले टॉपिक्स मैं आपको फिर से नए वीडियो बनाकर भेज दूंगा। यहाँ पर क्या है, ये मेरा फर्स्ट चैप्टर है जो मैं ऐसे वीडियोस बना रहा हूँ, तो थोड़ी बहुत गलती होगी। जो भी मिस्टेक्स हो रही है, जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, तो मैं आपको उनके ऊपर भी वीडियो बनाकर समझा दूंगा। अगर पॉसिबल है तो मैं आपको मैसेज में भी आपको रिप्लाई देकर समझा दूंगा, राइट। अभी होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट में, होमोजीनियस कैटालिस्ट का फर्स्ट एग्जांपल देखो। फर्स्ट रिएक्शन इज गिवन, यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन आ रहा है आपके सामने कि मिथाइल एसीटेट प्लस H2O बोथ आर इन लिक्विड फॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो HCl जो आ रहा है वो HCl भी कौन से फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है। HCl भी कौन से फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है। विल गिव्स, प्रोडक्ट किसी भी फॉर्म में हो हमें कोई मतलब नहीं है, इसमें प्रोडक्ट किसी भी फॉर्म में हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट आर इन सेम फॉर्म इज कॉल्ड होमोजीनियस कैटालिस्ट। ये हो गया होमोजीनियस कैटालिस्ट। नेक्स्ट, SO2 प्लस O2 इन प्रेजेंस ऑफ NO, तो ये हो गया लेड चैम्बर प्रोसेस, गिव्स SO3, तो ये वाला भी गैसियस गैस, तो ये होमोजीनियस प्रोसेस है। अभी हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट के एग्जांपल्स देखते हैं। हेट्रोजीनियस मतलब किसी एक का फेज डिफरेंट होगा या तो सबके फेज डिफरेंट हो जाएंगे। फर्स्ट एग्जांपल शो कर रहा है SO2 प्लस O2 दोनों गैसियस फॉर्म में है, बट PT कैटालिस्ट वो सॉलिड फॉर्म में है, तो वो क्या हो गया? हेट्रोजीनियस प्रोसेस। सेकेंड, N2 प्लस H2 दोनों गैसियस फॉर्म में है, बट Fe कौन से फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में, तो ये हो गया हेट्रोजीनियस प्रोसेस। उसके बाद NH3 प्लस SO2 दोनों गैस है, बट PT सॉलिड फॉर्म में है, तो ये हो गया हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। उसके बाद वेजिटेबल ऑयल इन लिक्विड फॉर्म, H2 इन गैसियस फॉर्म, स्टेट बदल गया, निकल सॉलिड में है, तो ये भी हो गया हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? अभी देखो एडसॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। एडसॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट मैं आपको एकदम सिंपली समझा देता हूं कि हेट्रोजीनियस थियरी कैसे होती है एडसॉर्प्शन में। तो कि फर्स्ट सपोज ये सरफेस है, मेरे पास सरफेस है, मुझे कैटालिटिक प्रोसेस ही समझाना है, कैटालिसिस प्रोसेस ही समझाना है। ये सरफेस है, सरफेस के ऊपर ऐसा समझ के चलो आप कि टू रिएक्टेंट है, दोनों रिएक्टेंट सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब होंगे। फर्स्ट क्या होंगे? उसके ऊपर एड्सॉर्ब होंगे,
एड्जॉर्ब होने के बाद सरफेस के ऊपर वो एक दूसरे के साथ रिएक्टेंट करेंगे, मतलब इंटरमोलिकुलर बॉन्ड फॉर्म करेगा। सॉरी इंटरमोलिकुलर नहीं बोलते उसे हम, उसे बोलते हैं हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। मतलब जो प्रोडक्ट बन रहा है, बीच में जो प्रोडक्ट बन रहा है उसे बोलते हैं हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। रिपीट कर रहा हूं मैं, टू रिएक्टेंट सरफेस के ऊपर आते हैं, सरफेस के ऊपर वो रिएक्टेंट करता है और हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। उसके बाद ये जो प्रोडक्ट मिला है वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, प्रोडक्ट नहीं है 100%, अब ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पूरा रिएक्शन खत्म करने के बाद जब प्रोडक्ट फॉर्म में आएगा तो उस सरफेस से डिसॉर्प्शन हो जाएगा। उस सरफेस से क्या हो जाएगा, डिसॉर्प्शन। रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट टू रिएक्टेंट सरफेस के ऊपर आते हैं, सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब होते हैं, पूरा रिएक्शन कंप्लीट करते हैं, फिर वहां से डिसॉर्ब हो जाता है, मतलब ताकि आपको वो सरफेस अगेन वो रिएक्शन के लिए अवेलेबल हो जाए। देखो थियरी में समझाया है, एक फिगर समझा देता हूं आपको कि फर्स्ट CO मॉलिक्यूल एंड O2, CO एंड O2 दोनों कैटालिटिक के सरफेस के ऊपर, कैटालिस्ट के सरफेस के ऊपर आ रहे हैं। वहां पर आकर वो रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन एब्सॉर्प्शन होता है, रिएक्शन करता है, एंड रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट कंप्लीटली जब फॉर्म हो जाता है तब वो वहां से डिसॉर्ब कर जाएंगे। समझ में आ रहा है? रिपीट कर रहा हूं मैं, कैटालिस्ट रिएक्टेंट सरफेस के ऊपर आए, एड्जॉर्ब हुआ, एड्जॉर्ब होने के बाद एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, उसके बाद जब प्रोडक्ट बन जाएगा वो वहां से डिसॉर्ब कर जाएंगे, डिसॉर्प्शन हो जाएगा, पूरा सरफेस आपको अवेलेबल हो जाएगा। मतलब यही रिएक्टेंट अगेन रिएक्शन के लिए, मतलब ज़्यादा CO और O2 के लिए वो सरफेस अवेलेबल रहेगा। मतलब फर्स्ट पॉइंट, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट टू द सरफेस ऑफ द कैटालिस्ट। फर्स्ट क्या होगा, कैटालिस्ट की सरफेस के ऊपर डिफ्यूजन होगा, रिएक्टेंट का डिफ्यूजन होगा। सेकेंड पॉइंट, एब्सॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ द कैटालिस्ट। फर्स्ट डिफ्यूजन हुआ, उसके ऊपर पूरे आ गए, फिर क्या होगा, एब्सॉर्प्शन होगा, अंदर चले जाएंगे। उसके बाद occurrence of chemical reaction on the catalytic surface through formation of intermediate product activated complex, intermediate मिल गया। उसके बाद desorption of reaction product from the catalytic surface and thereby making the surface available again from the more reaction to occurs। मतलब ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फिर से वो पूरा कैटालिस्ट खाली कर देंगे तो रिएक्शन आगे की हो सके। देखो लास्ट पॉइंट, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द कैटालिटिक सरफेस, राइट। फर्स्ट डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट, कैटालिस्ट की सरफेस के ऊपर डिफ्यूजन होगा। सेकेंड, एब्सॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट ऑन कैटालिटिक सरफेस। थर्ड, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मतलब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। उसके बाद रिएक्शन जैसे ही कंप्लीट हुआ सरफेस खाली कर देंगे, डिसॉर्प्शन हो गया, ताकि जो सरफेस है वो नए रिएक्टेंट के लिए अवेलेबल हो जाए। देखो मैं आपको ये एनिमेशन के जरिए समझाता हूं कि सरफेस ऑफ कैटालिस्ट कैसे आए मॉलिक्यूल। अभी और एटम्स आ रहे हैं, उसके बाद क्या होगा, रिएक्शन हो रहा है, प्रोडक्ट हो गया तो प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा। बोलो समझ में आया? रिपीट कर रहा हूं मैं। देखो, वन ऑफ द रिएक्टेंट अप्रोच द कैटालिस्ट, मतलब आया, सेकेंड वाला आया, सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब होंगे, फिर मॉलिक्यूल रीअरेंज होंगे, देन आफ्टर प्रोडक्ट बनने के बाद वो वहाँ से डिसॉर्ब हो जाएंगे। शायद समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, the theory explain why the catalyst remain unchanged in mass and chemical composition at the end of the reaction and is effective even in small quantities. However, it does not explain the action of catalytic promoters and catalytic poison. समझ में आ रहा है? It does not explain the action of catalytic promoters and catalytic poison. यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि
कैटालिस्ट क्यों अनचेंज रहता है? क्योंकि कैटालिस्ट की सरफेस सिर्फ यूज होती है रिएक्शन करने के लिए, एड्सॉर्ब होता है, डिसॉर्ब होता है, एड्सॉर्ब होता है, डिसॉर्ब होता है, बट डज नॉट एक्सप्लेन कैटालिटिक प्रमोटर्स एंड कैटालिटिक पॉइजन, ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, राइट? इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सॉलिड कैटालिस्ट, इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है ये समझो। एक्टिविटी, मोस्ट टाइम भी यहां पर एक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी 2 पॉइंट है, एक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी 2 पॉइंट है। एक्टिविटी को हम डिटेल में समझते हैं। द एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ केमिसॉर्प्शन, ये केमिसॉर्प्शन टू अ लार्ज एक्सटेंट द रिएक्टेंट मस्ट गेट एब्जॉर्ब reasonably strongly on the catalyst to become active. However, they must not get adsorbed so strongly. क्यों अगेन सरफेस है, सरफेस वो मैं रिपीट कर रहा हूं, हेट्रोजीनियस कैटालिटिक प्रोसेस में रिपीट कर रहा हूं। ये सरफेस है, रिएक्टेंट आ रहा है, उसके ऊपर एब्जॉर्ब होंगे, रिएक्शन हो रहा है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हुआ एंड फाइनली प्रोडक्ट बनने के बाद वो वहां से डिसॉर्ब कर जाए। अगर स्ट्रांगली बाइंड हो रहे तो वो सरफेस नहीं छोड़ेगा, सरफेस नहीं छोड़ेगा तो वो कैटालिस्ट अभी यूज करने लायक नहीं रहेगा, मतलब वो कैटालिस्ट अब पॉइजन बन गया। रिपीट कर रहा हूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, रिपीट कर रहा हूं। ये सरफेस 2 रिएक्टेंट आ रहे हैं, इसके ऊपर एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होने के बाद मैं बता रहा हूं कि जितनी जरूरियात है उतना ही एब्जॉर्ब हो, उससे ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए। उसके बाद इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हुआ, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनने के बाद वो वहाँ से प्रोडक्ट बनाएगा और वहाँ से डिकम्पोज हो जाएगा, मतलब डिसॉर्प्शन हो जाएगा, डिकम्पोज नहीं डिसॉर्प्शन हो जाएगा, मतलब वो सरफेस अगेन अवेलेबल फॉर मोर रिएक्शन। तो यहाँ पर वही बताया है कि स्ट्रांगली, हाउएवर द मस्ट नॉट गेट एब्जॉर्ब सो स्ट्रांगली दैट दे आर immobilize and other reactant are left with no space on the catalyst surface of adsorption. एक्टिविटी समझ में आ गई है। अभी सिलेक्टिविटी समझो। सिलेक्टिविटी मोस्ट टाइम भी मैं सीधा आपको उसके एग्जांपल्स के ऊपर ले जाता हूं। H2 and CO2, CO, H2 and CO, H2 and CO हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, दोनों को ही हम रिएक्शन करवाएंगे, दोनों की ही हम रिएक्शन करवाएंगे। तो देखो, in presence of nickel catalyst they gives methane plus water, again CO plus H2 in presence of nickel catalyst gives CH4 plus H2O, again यही reactant CO plus H2 in presence of copper, ZNO एंड Cr2O3, मतलब चेंज क्या हो रहा है? सिर्फ कैटालिस्ट चेंज हो रहा है, दे गिव्स मीथेनॉल। फर्स्ट रिएक्शन निकल की प्रेजेंस में मीथेन प्लस वाटर। सेकेंड, अगर Cu, ZNO एंड Cr2O3 की प्रेजेंस में होता है तो वो क्या फॉर्म करेगा? मीथेनॉल। एंड लास्ट, अगर ओनली कॉपर की प्रेजेंस में हो रहा है तो ये फॉर्माल्डिहाइड देगा, मतलब एल्डिहाइड। अगेन निकल है तो मीथेन, अगर कॉपर, ZNO एंड Cr2O3 है तो मिथेनॉल, एंड अगर कॉपर है तो वो मिथेनॉल एल्डिहाइड फॉर्म करेगा, मतलब मीथेन, एल्कोहल एंड एल्डिहाइड वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड किसके ऊपर करता है? कैटालिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कैटालिस्ट उसे कौन सी डायरेक्शन में ले जाता है, उसे ही बोलते हैं हम सिलेक्टिविटी। क्या बोलते हैं हम? सिलेक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बस स्टॉप पर खड़े हैं और अगर हम चूज करते हैं बस कि इस साइड जाना है, अगर वो बस में बैठ जाए तो वही डेस्टिनी के ऊपर आपको ले जाएगा, वो और कोई डेस्टिनी के ऊपर नहीं ले जाएगा। मतलब यहां पर कैटालिस्ट क्या है? वो बस की तरह काम करता है। कहां पर ले जाना है वो कैटालिस्ट डिसाइड करेगा कि यहां पर आपको जाना है तो निकल है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, CO प्लस H2 निकल की प्रेजेंस में मीथेन फॉर्म करेगा। अगर यही CO, ZNO और Cr2O3 की प्रेजेंस में हो रहा है तो मिथेनॉल फॉर्म करेगा। एंड यही रिएक्शन अगर कॉपर की प्रेजेंस में होगा तो ये फॉर्माल्डिहाइड, एल्डिहाइड फॉर्म करेगा। इससे बोलते हैं हम सिलेक्टिविटी। अगेन एक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी। एक्टिविटी में क्या होना चाहिए? जितनी ज़रूरत है उतना ही बाइंड होए, तब वो ज़्यादा सरफेस अवेलेबल करवा सके। एंड सिलेक्टिविटी में क्या है? प्रॉपर कैटालिस्ट सिलेक्ट करना जरूरी है। अगर हम डिफरेंट कैटालिस्ट ले लेंगे
तो वो डिफरेंट डायरेक्शन में रिएक्शन को ले जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, अ सब्सटेंस विच एक्ट एज अ कैटालिस्ट इन वन रिएक्शन में फेल टू कैटालिस अनदर रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बता देता हूं। मेरे घर की जो की है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे घर का लॉक ही खोलेगी, मेरे घर का लॉक ही ओपन करेगी। आपके घर की जो की है वो सिर्फ आपके घर का ही लॉक ओपन करेगी। कि मेरे घर की लेकर आपके घर चला जाऊं तो वो ओपन कर देगा? नहीं करेगा। सेम कैटालिस्ट भी वही वर्क करता है। मतलब स्पेशल कैटालिस्ट स्पेशल रिएक्शन के लिए ही हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, मिल्क में से कर्ड बनाना है आपको, तो हम उसे क्या बोलते हैं? एसिड बन गया, एसिड बन गया, राइट? लैक्टिक एसिड बनता है। तो लैक्टिक एसिड बनाने के लिए चाहिए क्या? लैक्टोज कैटालिस्ट ही चाहिए। सेम अगर 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 हम लोग शुगर का डीकंपोजिशन करते हैं तो उसे सुक्रेज बोलते हैं। लेकिन अगर सुक्रेज लाकर मैं मिल्क में डाल दूं तो मुझे कर्ड बनाकर देगा? नहीं मिलेगा, मुझे 100% नहीं मिलेगा। दैट मीन्स स्पेशल रिएक्शन के लिए स्पेशल कैटालिस्ट आर रिक्वायर्ड, राइट? बोलो पक्का समझ में आ रहा है? मतलब जो रिएक्शन करवाना है उसके लिए वही कैटालिस्ट चाहिए, कोई और कैटालिस्ट वो रिएक्शन नहीं कर सकता। मुझे अगर बोला जाए कि मैं नासा में चला जाऊं तो नॉट पॉसिबल, मैं सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ा सकता हूं। वैसे ही स्पेशल कैटालिस्ट स्पेशल रिएक्शन के लिए ही यूज हो सकते हैं। बोलो आ गया समझ में? नेक्स्ट, सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी देखो, सिलेक्टिविटी में एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं कि सिलेक्टिविटी में क्या होता है। जो कैटालिस्ट है, ये जो बता रहा है पिक्चर, वो कैटालिस्ट है। वो कैटालिस्ट का जो एक्टिव पार्ट है, वो एक्टिव पार्ट जो सब्सटेंस आता है सिर्फ उसे ही बाइंड करता है। अगर और कोई सब्सटेंस आ गया तो उसे वो पहचानने से इनकार कर देगा। जैसे आपके घर में लॉक मेरी की लाकर मैं ओपन करने जाऊं तो वो लॉक घूमेगा ही नहीं, क्योंकि वो उसे पहचानने से इनकार कर लेगा। बोलो क्लियर? नेक्स्ट, जियोलाइट। जियोलाइट ZSM5 ये है सेप सिलेक्टिव कैटालिस्ट। ये क्या है? सेप सिलेक्टिव कैटालिस्ट। क्योंकि ये कैटालिस्ट उसके सेप के ऊपर डिपेंड करता है। कहां पर डिपेंड करता है? उसके सेप के ऊपर डिपेंड करता है। उसका सेप ज्यादा पोरस है, मतलब उसमें क्या बोल सकता हूं मैं, जो छोटे छोटे आयंस या तो मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर बाइंड हो जाएंगे, तभी वो उसके सरफेस के ऊपर पूरा रिएक्शन करने देगा। बोलो समझ में आ रहा है? जियोलाइट फ्रेमवर्क। थियोरी देखो, द कैटालिस्ट रिएक्शन दैट डिपेंड्स अपॉन द पोर स्ट्रक्चर ऑफ द कैटालिस्ट एंड द साइज ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड सेप सिलेक्टिव। मतलब उसके साइज के ऊपर और उसके शेप के ऊपर डिपेंड करता है, स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है, शेप के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसे बोलते हैं हम शेप सिलेक्टिव कैटालिस्ट। तो उसका एग्जांपल है ZSM5। ये आपने 10th स्टैंडर्ड में समझा था, कहीं पे सुना होगा 10th स्टैंडर्ड में। ये हम यूज करते हैं क्रैकिंग रिएक्शन में। क्रैकिंग रिएक्शन किसका? पेट्रोलियम का क्रैकिंग रिएक्शन में इसे हम यूज करते हैं। कहां पर? पेट्रोलियम के क्रैकिंग रिएक्शन, मतलब जिसके ऑक्टेंट नंबर इंक्रीज करने के लिए। कहां पर? ऑक्टेंट नंबर इंक्रीज करने के लिए हम ये यूज करते हैं। ऑक्टेंट नंबर इंक्रीज करने के लिए ZSM5 यूज होता है। क्रैकिंग रिएक्शन। जियोलाइट आर गुड सेप सिलेक्टिव कैटालिस्ट बिकॉज ऑफ देयर हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। आपने हनीकॉम्ब तो देखा ही होगा, उसमें जैसे पोरस है, मतलब उसमें जैसे हॉल है, ऐसे ही यहाँ पर हॉल दिखाई दे रहे हैं। जहाँ पर पीछे ये चल रहा है वीडियो, तो उसमें आपको वो हॉल दिखाई दे रहा है। हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, दे आर माइक्रोपोरस एल्यूमिनो सिलिकेट विथ 3 डायमेंशनल नेटवर्क। यहाँ पर बताया है आपको 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ सिलिकेट इन which some silicon atoms are replaced by aluminum atoms। सिलिकॉन्स 11th में पढ़ा था उसका स्ट्रक्चर। वहां पर सिलिकॉन को कौन रिप्लेस कर रहा है? Al। तो वो जो स्ट्रक्चर बना रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? जियोलाइट या तो ZSM5। ओके, द रिएक्शन टेकिंग अ प्लेस इन जियोलाइट डिपेंड्स अपॉन द साइज एंड शेप। साइज एंड शेप ये इंपॉर्टेंट पार्ट है।
of reactant and product molecule as well as upon the porous and cavities of the zeolite. They are found in nature as well as synthesized for catalytic selectivity. राइट, हम बना भी सकते हैं और नेचुरल भी मिलेगा आपको. जियोलाइट आर बीइंग अ वेरी वाइडली यूज एज कैटालिस्ट इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री. मैंने बताया क्रैकिंग रिएक्शन के लिए यूज होता है, ऑक्टेन नंबर इंक्रीज करने के लिए. For cracking of hydrocarbons and isomerization, an important zeolite catalyst used in the petroleum industry is ZSM-5. It converts alcohol directly into gasoline by dehydrating them to give a mixture of hydrocarbon. बोलो ZSM-5 तक समझ में आ गया. इसके आगे का टॉपिक आएगा, ये कैटालिस्ट समझा हमने, ये कैटालिस्ट समझा. अभी जो हम समझने वाले हैं बायोकेमिकल कैटालिस्ट, उसे बोलते हैं हम एंजाइम्स. तो ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, नेक्स्ट वीडियो में आएगा. राइट, इसमें जो भी मिस्टेक है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे दे दीजिए, तो मैं थोड़ा चेंज करके आपको और लेक्चर्स में प्रोवाइड कर दूंगा. राइट, तो चलो बाय, जय श्री कृष्ण. हाँ, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में.